नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशनल चैनल। इसमें जो है हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे क्लास 9th के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे की क्लासेस अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो एक बार देख लें, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 की। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट दिया हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि नंबर लाइन के ऊपर 3.765 3.765 को संख्या रेखा या नंबर लाइन पर दिखाइए या दर्शाइए, ठीक है। तो ये है। अब जब आप कॉपी पे करेंगे तो वहाँ पर आप स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड है तो इसमें मैं हाथ से ही बनाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसको क्लियर समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये है 3.765। देखने से ऐसा पता चल रहा है कि ये जो नंबर है वो 3 से 4 के बीच का कोई नंबर है ना। 3 से 4 के बीच का कोई नंबर है जो हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम उसी की मदद से इसको शो करेंगे। कैसे शो करते हैं देखो एक बार। तो सबसे पहले जो है, यहाँ पर एक नंबर लाइन हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। आई बात समझ में? यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। अब इसका एक मिडिल पॉइंट ले लेंगे। मिडिल पॉइंट ऐसे मान के चलें कि इसका लगभग जो अंदाज़ा है वो मुझे यहाँ पर शायद मिले। मिडिल पॉइंट ले लिया हमने। अब अगर हम 3 और 4 के बीच का बिल्कुल सेंटर का कोई पॉइंट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या आएगा, 3.5 आएगा। कैसे? देखो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये हो गया 3.0, ये हो गया 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, ठीक है। अब इसी तरह से 3.5 हो गया, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फिर 4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फिर 4। आगे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने 3 और 4 के बीच में जो भी है उसको हमने 10 हिस्सों में बांट लिया, और जिसमें कि जो मिडल का पॉइंट है वो है 3.5। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है 3.7। क्या लेना है हमें? 3.7। तो पहले 3.7 देखते हैं। 3.7 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। अब जाहिर सी बात है 3.765 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, है ना। 3.75 जो है 765 वो किसके बीच में होगा? 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो हम इन दोनों नंबर्स को, लाइन को थोड़ा जूम करके इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से। मान लो यहाँ पर ये जो है मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक है, और 3.8 को एक्सपेंड कर लिया यहाँ। ये हो गया 3.7 और ये हो जाता है 3.8। एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आए, ठीक है। अगर आता भी है तो सिंपल ही है, थोड़ी सी मेहनत है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। स्केल रख के बहुत आसानी से कर सकते हो इसको। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इन दोनों का भी एक मिडल पॉइंट होगा, है ना। इसको ऐसा मान लो 3.70 और 3.80, ठीक है। तो इन दोनों का मिडल पॉइंट मान लो मैं यहाँ पर कहीं देख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो इसका जो मिडल पॉइंट होगा वो होगा 3.75। क्या होगा? 3.75। इस तरह से हमें यहाँ आगे मिल जाएगा 7 6 7 7 7 8 7 9
और 3.80 तो ये क्या हो गया 3.76 3.77 3.78 3.79। इसको भी हमने ऐसे बांट लिया, इधर भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3.765। क्या चाहिए हमें 3.765। अब 3.76 कहाँ पर है, 76 है यहाँ, और 3.77 है यहाँ। तो जाहिर सी बात है ये जो नंबर है, ये वाला नंबर 3.76 और 3.77 के बीच में होगा, ठीक है। तो एक लाइन और यहाँ पे इस तरह से बना लो, एक लाइन और बना ली। अब यहाँ पर आ गया क्या 3.76 और यहाँ आ गया 3.77। इसको भी हमने इस तरह से एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। इसको लिख लिया यहाँ और इसको लिख लिया यहाँ। आए बात समझ में। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मिडल पॉइंट निकालो। इन दोनों का मिडल पॉइंट लगभग हमने यहाँ मान लिया, स्केल से करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 3.76 और यहाँ पर आ गया 3.77। तो इसका जो मिडल पॉइंट होगा वो होगा 3.765। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 3.765। आई बात समझ में। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमें क्या करना था, हमें करना था 3.765 को नंबर लाइन पर शो करना था। तो जाहिर सी बात है ये नंबर 3 और 4 के बीच में होगा। जब 3 और 4 के बीच में होगा तो हमने 3 और 4 को एक लाइन बना लिया। लाइन बनाने के बाद हमने इसको 10 भागों में बांट दिया। कैसे 3.1 3.2 3.3 इस तरह से करके 4 तक आ गए हम। अब हम देख रहे हैं कि 3.76 जो है वो 7, यहाँ पर क्या आ रहा है 7, तो 3.7 और ये क्या है 65, यानी कि इससे ज़्यादा है और 3.8 से कम है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में आएगा। तो हमने 3.7 और 3.8 को इस तरह से लिख करके यहाँ पर बांट लिया। बांटने के बाद अब यहाँ पर क्या है 3.76 है। 3.76 में 3.5 हमने इसका एक मिडल पॉइंट मान लिया और इसके आगे के जो नंबर्स हैं हमने इस तरह से दिखा दिए कि 3.76 यहाँ है, 3.77 यहाँ है, 3.78 यहाँ और 3.79 यहाँ, और आखिर में आ जाता है 3.80। अब हम देख रहे हैं कि 3.765 क्या आ रहा है 3.765। अब ये कहाँ पर होगा, ये 3.76 और 3.77 का मिडल पॉइंट होगा, क्योंकि क्या आ रहा है लास्ट में 5 आ रहा है और 0.5 क्या होता है मिडल पॉइंट होता है। तो हमने इन दोनों को भी एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख लिया और जब यहाँ पर लिखा तो हमें मिला 3.76.3.765 और लास्ट में है 3.77। तो हमारा जो मेन था वो ये नंबर लाइन पर दिखाना। आई बात समझ में। अब इसी तरह से इन्होंने एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सेम इसी तरह से करना है। वो भी क्या क्वेश्चन है 4.26, उसमें तो 3 अंक थे, यहाँ पर तो केवल 2 ही हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये बहुत सिंपल है, ये एक तरह से होमवर्क है आपका, ठीक है। इसको करेंगे और अगर नहीं होता है फिर बताएंगे। चलिए, ये 2 ही क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज 1.4 में। अब आपकी आ जाती है एक्सरसाइज 1.5। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको जो है थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे। अच्छी तरह से देख लेते हैं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कुछ हमें नंबर दिए हुए हैं और उनको हमें बताना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय है, यानी कि रैशनल है या फिर इरेशनल है। मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाकर के एक बार पहली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने हर एक नंबर सिस्टम को बताया है कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, और इंटीजर्स क्या हैं, वॉल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सब मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से एक्सपेंड करके बता रखा है। तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पर अगर आपने वो क्लास अच्छी तरह से समझ ली तो ये चीज़ों बताने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बताना है कि परिमेय है या नहीं है। तो पहला पार्ट है इसका 2.2
2 माइनस रूट 5। अब हम काफ़ी बार मैं एक बार बता चुका हूँ कि जो रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो जिस वजह से ये पूरा ही क्या हो जाता है, ये अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अपरिमेय हो जाता है। बी पार्ट देख लो इसका। बी पार्ट में इन्होंने दिया है 3.3 प्लस रूट 23 और ब्रैकेट बंद करने के बाद रूट 23 माइनस में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पर केवल 3 बचेगा। 3 क्या है, एक प्रॉपर नंबर है, एक इंटीजर है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। चलिए अब आपका आता है सी पार्ट। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट इन्होंने दिया है 2√7/7 ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √7/7 लिख सकते हैं इस तरह से। और जब ऐसे लिख लेंगे तो √7 नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाएगा। काटने को तो यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते। क्या कर दिया, कुछ नहीं किया भैया, सॉल्व कर रहे हैं। तो √7 से √7 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2/7 बचा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे देखो, ये क्या है, ABCD पार्ट आ गया आपका। 1/√2 आ गया। अब 1/2 रूट, जैसे मैंने पहले बताया था कि √5, √2, √3 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, कंप्लीट नहीं है, पता नहीं है। एक तरह से सीधी बात कहें तो पता ही नहीं है, कुछ है आगे का। स्टार्टिंग कर लेते हैं 1.414 से, उसके आगे बहुत सारे नंबर है लेकिन निकाले नहीं है अभी तक। तो दिक्कत ये है कि ये अभी तक अपरिमेय है। अभी तक क्या, शायद आगे भी अपरिमेय रहे, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब इन्होंने ले लिया ई पार्ट, ये तो सरासर अपरिमेय है। पाई वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। ये तो बात रट लो, चाहे आप क्या कर लो, रट लो। हालांकि मैथ जो है वो रटने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखने वाली हैं। फॉर्मूला है तो याद रखना पड़ेगा ना। हर बार क्वेश्चन पेपर में जाके ऐसा तो नहीं कि फॉर्मूला जो है बनाते हो पहले फिर क्वेश्चन करते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ेंगी, तो याद कर लेना इस चीज़ को कि पाई अगर कहीं पर भी आ रहा है तो वो अपरिमेय है। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया है और कुछ टर्म्स दी हैं जिनको इन्होंने सॉल्व करने के लिए बोला है। बोला निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक व्यंजन सरल कीजिए। सरल करना है, सरल कीजिए। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं ये पार्ट, पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट कहता है 3 + √3 और 2 + √2 सॉल्व करना है इसको। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा दिख रहा है, दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ब्रैकेट्स को खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए क्या करेंगे हम, खोलने के लिए ऐसे कर लेते हैं, पहले 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 + √2, फिर प्लस का साइन लगा दो क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पर। अब 2 + √2। मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि जिसको बेसिक क्लियर नहीं है वो बेसिक क्लियर कर ले अच्छी तरह से। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन इसमें भी हो जाएगी कि ये ऐसे बाहर कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर होता ये है कि जब हम किसी ब्रैकेट की दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी हर एक टर्म को
हर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब 3 को पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फिर √3 को पूरे ब्रैकेट से करेंगे। अच्छा, बीच में साइन कौन सा आता है? बीच में साइन वही आता है जो पहले वाले ब्रैकेट के टर्म्स के बीच में होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर माइनस ही आता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 3 × 6। और जब 3 किसी नंबर की किसी रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। हम इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, या तो ये करें कि √2 की वैल्यू लिख लो और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली है। अब √3 की √2 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद √2 की √3 से करेंगे तो ये इस तरह से हो जाता है, एक ही रूट लग करके दोनों अंदर हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि जब दोनों नंबर रूट वाले होते हैं, जब दोनों नंबर रूट वाले होते हैं तो हम उनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। मान लो √3 की √2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आ जाएगा, √3 × 2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको सिंपली लिख भी सकते हो 6। ठीक, इस तरह से। तो ये जो है आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। कितना ही सॉल्व करना था इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट लिख लो इस तरह से। ठीक है, ये कह रहा है 3 + √3 × 3 - √3। एल्जेब्रिक फॉर्मूले याद करने का समय आ गया। एल्जेब्रिक फॉर्मूले क्या कहते हैं? एक फॉर्मूला है, अगर लिखा हो a² - b² तो हो जाता है a + b और a - b। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत अच्छी बात होगी अगर पहले से याद होगा तो। चलो खैर, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। करने को तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसको फॉर्मूले की मदद से करेंगे हमारा समय बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। कैसे लिखा हमने? फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला है इससे हमने इसको लिख लिया। भाई ये a हो गया, ये b हो गया, ये पूरा a है, ये b है। अब ये a + b हो रहा है और a - b हो रहा है। जब a - b और a + b इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो a² - b² आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड का सी पार्ट देखेंगे एक बार। सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट कहता है √5 + √2 का होल स्क्वायर कर दो भैया। क्या करना है? √5 और √2 का होल स्क्वायर करना है। कर लो। इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे होता है? फॉर्मूला ऐसे होता है, a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा हो तो यहाँ पर भी लास्ट में माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ये फॉर्मूला है। चलो तो फॉर्मूला मिल गया हमें। अब हम क्या कर सकते हैं, ये a है हमारे लिए और ये b है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर होगा, और फिर प्लस आ जाएगा 2 × मैंने अभी बताया था जब रूट वाले दो नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है तो एक ही जगह हो जाती है और वो इस तरह से लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√10। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 2√10। ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, जहाँ स्क्वायर था स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a² + b² + 2ab। a क्या हो गया 5 और b क्या हो गया, मतलब √5 और b क्या हो गया √2। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आएगा, और 2 जो है वो फॉर्मूले में ही है पहले से, मैंने कहीं से नहीं लगाया भैया, ये 2 से ही जो है पहले से ही, तो ये जो है इस तरह से आ गया। ठीक है, चलो अब बी पार्ट देख लो एक बार।
डी पार्ट क्या है? डी पार्ट है √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। अभी अभी बताया था मैंने, ये अभी अभी बताया था क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अभी बताया था हमने। तो इसी फॉर्म में है ये, अब उस फॉर्म में है तो इसको सॉल्व कर दो, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 माइनस 2 और आंसर आ जाएगा 3। आएगा समझ में? इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलो जी, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा हुआ है, आपके पास बुक भी होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर आंसर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, उसका जो सरकमफ्रेंस है, उसका जो सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। परिधि का मतलब ये जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है इसकी, इसको सरकमफ्रेंस या परिधि बोला जाता है। यहाँ बीच में होता है सेंटर यानी कि केंद्र, और अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कोई लाइन जाती है तो उसको बोलते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। और अगर कोई लाइन ऐसी है जो परिधि के एक छोर से होते हुए दूसरे छोर पर जा रही है और साथ ही साथ सेंटर के अंदर से होकर के जा रही है, तो वो लाइन हो जाती है सर्कल का डायमीटर। ठीक है, क्या हो जाती है? सर्कल का डायमीटर हो जाती है। अब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई डी। पाई डी मतलब कि पाई तो पाई है और डी होता है डायमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इसको इस तरह से लिख लो कि ये सरकमफ्रेंस, क्वेश्चन में कह रहा है कि सरकमफ्रेंस को तो मानो P और डायमीटर को मानो Q। ठीक है, सरकमफ्रेंस को मानो P और डायमीटर को मानो Q। अब P अपॉन Q जो होता है वो क्या है? वो परिमेय है, रैशनल है। ऐसा है, क्या है? रैशनल है। और ये इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो क्या है? ये C इक्वल टू पाई डी है। अब C अपॉन डी अगर करेंगे तो हो जाएगा पाई, या C की जगह हमने रखा है P, C की जगह क्या रखा है? P, और Q की जगह क्या रखा है? उस D, D की जगह क्या रखा है? Q। और ये बता रहा है कि ये पाई के इक्वल है। और पाई क्या होता है? पाई क्या होता है? पाई अपरिमेय होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ये क्या मैटर है कि भाई P अपॉन Q तो परिमेय संख्या हो गई, रैशनल नंबर हो गया, और हम बता रहे हैं कि P अपॉन Q जो है वो पाई के इक्वल है, तो और पाई जो है वो अपरिमेय है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? अब अगर बात ये सर्कल की ना कर रहा होता और कोई दूसरे नंबर इसने यहाँ पर लिए होते तो शायद ये बात बिल्कुल गलत थी। मतलब गलत तो अभी भी है लेकिन एक तरह से गलत होती। लेकिन होता ये है कि जब हम P अपॉन Q निकालते हैं, खास करके सेंटर में, अगर मैं इसको P अपॉन Q ना लिख करके सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर निकालता हूँ, तो ये या इसका फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये सीधी सी बात है, ये मापने के टाइम पर, मापने के समय जो मापन है इसका, जो नापना है, जो मेजरमेंट है,
वो उसमें अंतर है। इसको बराबर ना कह के इसको हम ऐसे कह सकते हैं लगभग या अप्रोक्सीमेट, या थोड़ा बहुत अंतर होगा ही होगा। तो अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। भाई जब ये इसके बराबर ही नहीं है, अगर हम उस अंतर को मान के चल रहे हैं कि भाई वो अंतर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये चीज़ बराबर ही नहीं है तो इसका मतलब P अपॉन Q जो है वो पाई के इक्वल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और अगर ऐसा है तो फिर ये बात एक तरह से सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका कहना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बस मैंने समझा दिया। आएगा समझ में? चलो अच्छा, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करो। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर दिखाइए। ये कह रहा है अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर दिखाओ। अब इसने तो कह दिया दिखाना तो पड़ेगा ही, तो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले एक लाइन ले ली, एक लाइन हमने ले ली ऐसे। आपके पास कंपास होगा, स्केल होगा, हर चीज़ होगी, तो आप नाप तोल के बना सकते हो। मैं केवल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो इसमें मेजरमेंट उस तरह से तो शायद नहीं आएगा, लेकिन जो है नाप के बनाना तभी ये सही मेजरमेंट देगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने एक लाइन ली है AB, एक लाइन ले ली मैंने AB, और ये जो लाइन है वो 9.3 है सेंटीमीटर में। ऐसा होना है। ठीक है, हमने एक लाइन खींची 9.3 सेंटीमीटर की AB। अच्छा, इसमें B से आगे एक सेंटीमीटर का पॉइंट और बना दिया, एक C। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का पॉइंट और बना दिया। ये जो है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? हमने एक लाइन बनाई AB जो कि 9.3 है, और फिर हमने एक लाइन बनाई BC जो कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, अब जो लाइन है AC, ये जो लाइन है AC का आधा करो। अब आधा करने के लिए आपको पता है कंपास का इस्तेमाल करेंगे। एक चाप इधर से लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे, इस तरह से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे, तो एक लाइन मिल जाएगी आपको मिडल में। इस तरह से एक लाइन मिल जाएगी जो कि AC को, AB को नहीं, AC को, पूरी लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी लाइन को 2 हिस्सों में बांटेगी, 2 भागों में बांटेगी। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हम इस पॉइंट को मान लेते हैं O, वो पॉइंट मान लेते हैं इसे। तो ये AO या फिर OC दोनों बराबर होंगी। यहाँ से AO और OC बराबर होंगी, AO बराबर OC हो जाएगी। ठीक है, और अब हम AO को कंपास में भर के, इसका जो भी डिस्टेंस होगा उसको कंपास में भर के पूरा अर्क खींचेंगे। जब अर्क खींचेंगे तो वो अर्क जो है जा करके C पॉइंट पर मिलेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसकी है। बात समझ में आई? जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस उसकी है। उसको थोड़ा सा और चाहो तो ऊंचा कर सकते हो ऐसे। ठीक, चलो बन गया। अब ये जो B है, B पॉइंट जो है, इस पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। परपेंडिकुलर लाइन कैसे लोगे? एक अर्क ऐसे खींचा जाता है, फिर एक 60 डिग्री पर खींचते हैं, फिर 120 डिग्री पर खींचते हैं। 120 वाले को आगे बढ़ा दो, फिर यहाँ पे कंपास रख के उसी डिस्टेंस से यहाँ पे बढ़ा दो, तो एक लाइन मिल जाएगी। मिल गई लाइन। जब ये लाइन मिल जाएगी तो आप इस लाइन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। जब इस लाइन को आगे बढ़ाओगे फिर उसके बाद
कंपास में ये लाइन भर के, कंपास मतलब प्रकार, हिंदी वाले नहीं जानते बता देता हूँ, प्रकार जो है उसमें लाइन का डिस्टेंस भर के, जो ये इसको डी मान लो, ये जो बी डी लाइन है जो अर्क को काट रहा है, ये पॉइंट, ये डी पॉइंट है, तो जो बी डी लाइन है उसको कंपास में भर के और बी पर रख करके आप अर्क लगाओगे। क्या करोगे? अर्क लगाओगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये हो गया 1, ये हो गया, ये 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पर कहीं 3 आएगा। अब ये जो आर्क है ये हमेशा 3 से आगे जाएगा। क्या जाएगा? 3 से आगे। और जहाँ भी ये अर्क लगाएगा पॉइंट, ये होगा 9.3 अंडर रूट के अंदर। अब एक छोटी सी चीज़ देखो, ये 3 से आगे जा रहा है तो इसका मतलब हमारा सही है। क्यों? जब अंडर रूट 9 होता है तो वो 3 होता है एग्जैक्ट। अब अगर अंडर रूट 9.3 है तो वो 3 से कुछ तो ज़्यादा होगा, एक आध नंबर तो ज़्यादा होगा ही, तो इसलिए जो है वो 3 से आगे रहेगा और 3 से आगे ही हमारा ये आ गया। एक बार दोबारा समझ लो, एक हमने 9 खींची ए बी जो कि 9.3 सेंटीमीटर की थी, उसके बाद हमने बी सी को थोड़ा सा, मतलब बी को थोड़ा आगे बढ़ा करके सी तक 1 सेंटीमीटर और खींच लिया। अब ए सी को जो है हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में बांटने के बाद ए को प्रकार में भर के, कंपास में भर के एक अर्क बनाया। अर्क बना करके वो सी पर जाता है। जब वो सी पर जाएगा तो ये इस तरह से अर्क बना लेगा। उसके बाद बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री बनाती हुई लाइन बनानी है जो परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर अगर वो लाइन होगी तो ये अर्क को कहीं काटेगी, अर्क को काटेगी तो वो पॉइंट डी हो जाएगा, या कुछ भी नाम इसका रख सकते हो। ये हमने डी पॉइंट मान लिया। डी पॉइंट मानने के बाद इसको आगे बढ़ाओगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 से आगे ये जो अर्क है वो कहीं 3 से आगे कटेगा, और जब कटेगा तो जहाँ पर भी ये कटेगा वो 9.3 होगी। यानी कि जो लाइन है, इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो 9.3 है। इस लाइन की बी डी, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। और उसी को नाप करके हमें अर्क लगाना है। अर्क लगा करके हमें क्या मिल जाएगा? अंडर रूट 9.3 मिल जाएगा। जाहिर सी बात है 3 से आगे होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3 और अंडर रूट अगर 9.3 है तो 3 से कुछ तो ज़्यादा होगा। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। जब ये अभी मैंने अंदाजे से बनाया है तो अभी क्या हो रहा है कि आपको शायद लगे कि पता नहीं आगे आएगा भी या नहीं आएगा, सबने वैसे ही आगे कर दिया। ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर के बनाओगे कंपास से और स्केल वगैरह से, तो प्रॉपर वहीं जा कर के आपको अंडर रूट 9.3 मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है? नहीं मिले तो बताना फिर, इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि दी हुई संख्याओं का परिमेयकरण कीजिए। अब परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण कीजिए किसका? जो इन्होंने संख्या दे रखी है उसका। पहली संख्या, मान लो एक संख्या है 1/√7। एक नंबर इन्होंने दे रखा है 1/√7। अब इसका क्या करेंगे हम? परिमेयकरण कैसे करते हैं कि जो हर है, हर का दोनों में अंश और हर में पुनः गुणा कर देंगे। ठीक है? यहाँ पर जो अंश में है, ठीक है, जो रूट वाला जो नंबर है उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √7/7। ये तो पता होगा कि ये 7 कैसे आया। देख लो भाई, अगर 9 है तो 9 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट के अंदर 3 × 3, और इसका मतलब होता है 3। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ा बनता है, जोड़े को ही बाहर निकाला जाता है। अगर ये चीज़ भी क्लियर नहीं है तो इसको भी सीख लो। कैसे? ये बाहर आता कैसे है? ये बाहर कैसे आता है? देखो, अब मान लो अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 है,
इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर हम इसको 3 × 3 लिख सकते हैं। भाई ये तो सिंपल है, 9 को तुम 2 भागों में तोड़ सकते हो 3 × 3, इसके अलावा तो इसमें टूटेगा ही नहीं। चलो तोड़ लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर। यहाँ तक भी ठीक है भाई, 3 × 3 2 नंबर होते हैं तो हम उस पर 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। अब अगर ये भी चीज़ क्लियर नहीं है तो फिर तो बहुत समस्या है। खैर ये जो है इसको बाद में समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 बार है तो 2 लगा दो, 3 बार है तो 3 लगा दो। अब इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो अंडर रूट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और पूरे पर 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। और अगर ऐसे है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर पावर होगी 1/2, इसकी मल्टीप्लाई का होगा 2 × 1/3। अगर ऐसे है ब्रैकेट में तो इसको हम इससे खोल के लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। आई बात समझ में। और इसी तरह से भैया ये अंडर रूट 7 × 7 के साथ हुआ तो यहाँ से 7 निकला। ठीक, चलो इसको भी समझा देते हैं, अभी पता चल जाएगा क्योंकि आगे तो स्ट्रॉन्ग होना ही है। ठीक है, देखो अगर 2 नंबर हैं 2 × 2 या 2 × हाँ ये ऐसे मान के चलो, और इनके ऊपर पावर है, इसके ऊपर m है और इसके ऊपर n है। अब क्योंकि बेस जो है वो बराबर है, बेस क्या है, बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो जो इसके ऊपर जो घात हैं, जो पावर्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, वो प्लस हो जाएंगी। बात समझ में आई। यानी कि अगर 2 पे पावर 3 है इंटू 2 पे पावर 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 7 हो जाएगा। ये कब होगा, जब मल्टीप्लाई है। अगर 2 के पावर ऊपर m है और डिवाइड में 2 के ऊपर पावर n है, अगर ऐसे हो तो क्या होगा, तो होगा 2 के ऊपर m - n। अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो 2 के ऊपर पावर 3 है और 2 के ऊपर पावर 2 है और ये दोनों डिवाइड में है, तो आंसर किस तरह से आएगा, 2 के ऊपर पावर हो जाएगी 3 - 2, यानी कि 2 के ऊपर आ जाएगी 1। ये डिवाइड वाले रूल में होता है। डिवाइड वाले रूल में क्या होगा, माइनस होगा, और मल्टीप्लाई वाले में क्या होगा, प्लस होगा। अगर याद रखना है तो याद रखने को इससे ऐसे कर सकते हो कि मल्टीप्लाई को सीधा करोगे तो प्लस आ जाएगा, और डिवाइड का साइन सीधा करोगे तो माइनस आ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, इस तरह से होता है। और अगर ऐसे हो कि ये है 3 के ऊपर 3 है पावर, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा करके एक और पावर है 1/3, तो क्या होता है, ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, मान लो 2 है, 2 के ऊपर पावर m है और इस पूरे के पावर ऊपर n है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × m × n। क्या हो जाएगा ये, 2m × 2 की पावर m × n। ऐसे 2 के ऊपर पावर हो गई 3 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर पावर हो गई 2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 की घात 3 निकल करके जो आएगा, 2 की घात 3 निकल कर क्या आएगा, 8, और 8 के ऊपर 2 है, इसका मतलब क्या होगा, 8 के ऊपर 2 है, और जब 8 के ऊपर 2 है तो इसका मतलब हो गया 8 × 64, 8 × 2 64, इस तरह से। ठीक, तो ये चीज़ जो है बेसिक है, वो थोड़ा सीख लो, काम ही आएंगे आगे जा करके। तो ये आपका जो है आंसर आ गया, इसका परिमकरण हमने कर दिया। रूट 7 और नीचे आ गया अंडर रूट, और अंडर रूट था सेम वैल्यू थी तो अंडर रूट हट गया और क्या आ गया 7। कैसे हटा वो बता चुका हूँ। इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है फिर तो डिटेल में ही होगा, इसके लिए अलग ही क्लास बनानी पड़ेगी अगर किसी को दिक्कत हो तो। ठीक है, चलो अब एक है इसमें 1/√7 - √6।
ठीक है। अब इसका परिमेयकरण करना है। जब इस तरह से दिया हुआ हो तो ये जो साइन है, इस साइन को चेंज करके नंबर से डिजिट जो है वो सेम रखो। एक काम करते हैं, ऊपर वाला हटा देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। ऐसे इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कहता है, 1/√7 माइनस √6 ऐसे है। तो क्या करते हैं कि ये जो माइनस का साइन है इसको हटा के प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है, गुणा √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। आगे बात समझ में। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। ये तो ऐसे किसी रहा। नीचे वाला क्या है, ये a, ये b, ये a, ये b। और हमने भी पढ़ा था पीछे फॉर्मूला, या याद भी होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको मल्टीप्लाई में लिख दो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसे अगर ऐसे है तो ये भी इस तरह से हो जाएगा, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो यही रहा √6 प्लस √6, तो 7 प्लस √6, और ये सॉल्व हो गया 7 आ जाएगा, ये सॉल्व होगा 6 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम है। अभी तो बताया था कि अगर मान लो किसी पर अंडर लगा हुआ हो और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अंडर का क्या मतलब होता है, 7 के ऊपर पावर है, 7 के ऊपर है 1/2 पावर, और इस पूरे के ऊपर पावर है 2, ठीक है। तो जब 7 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो 1/2 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 अकेला रह जाएगा। इस तरह से अब ये सारे स्टेप अगर इसमें लिखूंगा तो बस दे चुके तुम पेपर। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1, तो केवल इतना बच जाएगा 7 प्लस √6, और ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए ऐसा होमवर्क मान लो, मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट सेकंड तो मैं करा चुका हूँ, थर्ड पार्ट आप प्रैक्टिस मान लो उसको, ठीक है। ये क्या है, 1/√7 माइनस 2। तो क्या हो गया, √7 माइनस 2। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लो, ऊपर क्या आ जाएगा, √7 प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। जब बन गया तो फिर बनाओ। अब क्या हो गया, √7 प्लस 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 7, और ये 2 का क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो ये इसका क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया। ठीक है जी, ये इस तरह से है। तो यहाँ आपका एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है, ठीक है। और अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, वो है 1.6।
एक्सरसाइज 1.6 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो नेक्स्ट 1.6 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए।